इनका जीवन साथी जो था बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ इंसान था, लेकिन वो किसी के प्यार में इस तरह बदल जाएगा ये आज तक नहीं हुआ था, क्योंकि वो एक बहुत ही नशेड़ी आदमी था और बुरा आदमी भी था, क्योंकि उस आदमी का रिश्ता कई लड़कियों के साथ था, कई औरतों के साथ था। ऐसे आदमी तो कभी नहीं सुधरते, लेकिन जब से मैं इसकी जिंदगी में आई थी इसने अपने आप को बिल्कुल बदल लिया था और मैंने भी इसे दिल से अपना लिया था और आज मेरा हंसता खेलता बहुत बड़ा परिवार है। चलिए ये कहानी सुनते हैं इन्हीं की पोती की ज़बानी। अयान ने इस लड़की को गौर से देखा जो इसको देखकर डरी सहमी बैठी थी, जिसे समझ नहीं आ रहा हो आंखें बंद करने से कुछ पल के लिए ये मंजर दूर हो जाएगा। कुछ मंजर ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते जब वो सरासर हकीकत पर बनी हो, जैसे कि इस वक्त सानिया का इस खोटे पर मौजूद होना और एक अजनबी आदमी का इसके कमरे में दाखिल होना। ये कमरा वैसे ही था जैसे कि खोटों के कमरे होते हैं। अजीब तरह के रंग बिरंगे पर्दे, बिस्तर पर ऐसे रंग की चादर डाली जाती है जिसे बार बार धोना ना पड़े, अजीब सी खुशबू जो ऐसे पैसे को धोने से आती है, और 1965 के जमाने का फर्नीचर जिसे पता चलता है यहाँ का सामान खराब नहीं करना चाहता। अयान को तो ये सब की आदत हो गई थी। ऐसा नहीं था कि खूबसूरत लड़कियां इसकी पहुंच से बाहर थी, लेकिन इसके यहाँ आने की भी एक बहुत बड़ी वजह थी जो सिर्फ वही जानता था। इस लड़की का नाम सानिया था जो इस वक्त बहुत डरी सहमी बैठी थी। अयान ने दरवाजा बंद किया और इसकी तरफ ध्यान दिया और कहा, शक्ल से तो तुम बिल्कुल शरीफ परिवार की लगती हो और ये काम करती हो। इसने आते ही इस पर ताने शुरू कर दिए। बस एक नॉर्मल से अंदाज में बात की थी। जब सानिया ने मासूमियत से पूछा कि कौन सा काम, तो वो इसे देखकर ना सिर्फ हैरान हुआ बल्कि इसने एक जोरदार डाका लगाकर कहने लगा कि तुम क्या किसी बैंक में बैठी हो? तुम्हारे सामने कंप्यूटर पड़ा है हाथों के नीचे की ओर, जो तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं पता कि यहाँ पर कौन सा काम होता है, ये कौन सी जगह है, जानती हो? इसने हैरान होकर सवाल किया था, लेकिन इतना हैरान नहीं था। सोच रहा था शायद खूबसूरत कम उम्र की लड़की है, मुझे अपनी बातों में लगाना चाहती है, जानबूझकर मासूम बन रही है। सानिया ने डरते हुए कहा कि मुझे पता है ये कौन सी जगह है, लेकिन मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, पता नहीं क्यों। अयान को ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़की सच बोल रही हो। इसकी बात पर यकीन करने के लिए वो तैयार था, लेकिन हैरान भी था कि ये कैसी जगह पर इतनी कम उम्र और मासूम लड़की कैसे आ गई। वो कहने लगा, अब क्या मासूमियत की खेल खेलती रहोगी मेरे साथ? ये बोलते बोलते हुए रुक गया। पता नहीं क्यों आज इसे ये बोलते हुए अजीब सा भी लग रहा था, क्योंकि सामने बैठी लड़की ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उम्र में बहुत कम थी और शक्ल से तो इतनी मासूम लग रही थी जैसे दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अयान ने नोट किया कि इस लड़की के चेहरे पर एक जख्म भी लगा हुआ था। उस जगह पर जख्म गिरने या रगड़ने से नहीं लगता, साफ पता चल रहा था किसी ने हाथ उठाया था। वो ना तो कोई पुलिस वाला था और ना ही कोई जासूस जिसे इन बातों का बड़ा एक्सपीरियंस हो और ये सोचे कि हाँ ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है। इसके लिए ये सब कुछ नॉर्मल बात थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो लड़की खुद अपने जबान से नहीं बोलेगी, आप अच्छे इंसान लगते हैं, मेरी मदद करें, ये लोग मुझे किडनैप करके लाए हैं, मैं तो पुलिस के लिए घर से जा रही थी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। आप पहले इंसान हैं जो इस कमरे में दाखिल हुए हैं, अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे बचा लीजिए। अयान को लगा इसने कहा कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं तुम्हें कैसे बचा लूं? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कुछ भी कहती रहोगी मैं तुम्हें बचा लूंगा? और मेरे दिमाग में जल्दी से प्लान भी बन जाएगा कि तुम्हें यहाँ से निकालना है। तुम बाहर अकेली क्यों ही जा रही थी? तुम घर से कोई आगे पीछे नहीं है तुम्हारा जो तुम्हारे साथ आ जाता। अयान ने बड़े ही नरम अंदाज में ये बात की थी। सानिया के आंखों में आंसू आ गए थे। मैं रोने लगी और कहने लगी, अगर आगे पीछे कोई होता तो मैं यहाँ क्यों आती? मुझे कोई हाथ लगा था, अगर मेरा कोई अपना होता तो हाथ ही ना तोड़ देता। अकेली होना इसलिए तो यहाँ पर आ गई हूँ, कोई भी नहीं है मेरा, अपने लिए यही सब कुछ करती हूँ। मैं पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनना चाहती हूँ। एक औरत को इज्जत के साथ पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, वो लड़की कहीं खोकर बोली थी। अयान सोचने लगा कि ये बहुत मासूम लग रही है, लेकिन लगता है दुनिया के बड़े बड़े सबक सीख चुकी है। इसने अपना इरादा बताया और कहा कि मैं तुम पर इतना ही एहसान कर सकता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वैसे बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, इसीलिए मेरे इस एहसान को एहसान ही समझना। इतना कहकर अयान वहाँ से जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो
जाने लगा। वो इसके सामने आकर खड़ी हो गई। इसने कहा, यह एहसान नहीं होगा, ये तो बुज़दिलों का काम है। अगर यहाँ से जाने वाली बात है, आप एकदम मर्द हैं, इस समाज का बड़ा मजबूत किरदार है, और मैं ये कमजोर औरत आपसे मदद मांग रही हूँ और आप मदद करने के बजाय भाग रहे हैं। लगता है किसी बुज़दिल परिवार से संबंध रखते हो। सानिया ने जो बात की थी किसी कमजोर मर्द को भी भड़काने के लिए काफी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी इसके सामने कौन खड़ा है। वो इस बात पर हंसने लगा। इसने कहा, तुम्हारी बातें मुझे कुछ ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर सकती जो मैं नहीं करना चाहता। देखो, ये दुनिया बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कुछ दुकानें कानून की आड़ में भी चलती हैं। अगर मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूँ तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या तुम वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने चली जाओगी? तो फिर मुझे ये अच्छाई करके क्या मिलेगा? इसने बड़े कारोबारी अंदाज में पूछा था। पहले इंसान देखा है जो अच्छाई के बदले में क्या मिलेगा ये पूछ रहा है। अच्छाई का बदला इंसान नहीं खुदा देता है। अल्लाह आपको बहुत कुछ दे सकता है, सानिया धीमी लफ्जों में कहा था। फिलहाल अब इस इंसान के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहती थी। बुरा सही, लेकिन कम से कम वो यहाँ से बिना कुछ कहे जा रहा था। वो कहने लगा कि तुम मुझे जानती हो, मैं बिना मतलब बिना मकसद कुछ भी काम नहीं करता, और मुझे फिलहाल नेकी कमाने का भी कोई शौक नहीं। सानिया ने दो पल इसे देखा और बहुत सोच कर बोली, फिर आपको क्या चाहिए? मैं आपको क्या दे सकती हूँ? इसने सर से लेकर पाँव तक सानिया को देखा था और कहा था कि तुम मुझे खुद को सौंप सकती हो। अगर तुम मुझे अपने आप को सौंप दो तो मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा। मैं बहुत बड़ी बातें बहुत आराम से बोल रहा था, जैसे इसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। इसके हाव भाव से लगता था कि मैं तो किसी बहुत बड़े पोस्ट पर है, या फिर बिना किसी बड़े पोस्ट पर हुए वो अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझता है। सानिया ने कहा कि किसी को अपने आप को सौंपने का क्या मतलब होता है? अयान फिर से मुस्कुराया और कहने लगा, मैं तुम्हें पता चल जाएगा। बताओ, अगर कबूल है तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। वो कहने लगी, ठीक है, बस मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। बड़े जहन्नम से निकलकर छोटी जहन्नम में जाना ही ठीक है। ये बात इसने बड़ी धीरे से कही थी, लेकिन अयान ने सुन ली और इसने कहा कि तुमने ठीक ही कहा है। वैसे इस जहन्नम से निकलकर जन्नत मिलना तो नसीब वालों की बात होती है। तुम एक बड़ी जहन्नम से निकलकर छोटी जहन्नम में जा रही हो। ये सुनकर सानिया का दिल बढ़ गया, लेकिन खोटे से निकलकर अगर वो किसी के घर में जा रही थी, इसके लिए यह खोटे से ठीक ही था। अयान ने इससे कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। मैं बाहर चला गया और सानिया जल्दी से ये सोचने लगी, कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद बाहर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। बाहर तो झगड़ा हो रहा था। करीब 15-20 मिनट के बाद अयान आया और सानिया का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ ले जाने लगा। सानिया ये देखकर हैरान रह गई कि खोटे के सभी लोग इस वक्त कुछ आदमियों के साथ खड़े थे। अयान के आदमियों ने इनके ऊपर बंदूक तान रखा था, जो बिल्कुल भी हिलजुल नहीं सकते थे। अगर हिले तो वो आदमी को इनको बस दुनिया से भेज देता। अगर ऐसा लगता ये आदमी अयान के दोस्त थे। सारे खोटे वाले बुत बने खड़े थे और इस लड़की का हाथ थामे वहां से जा रहा था कि जब खोटे की मालकिन बोली, अयान साहब, आपने अच्छा नहीं किया। ये कोठा आपका दूसरा घर था, आप रोज यहाँ आते थे और आज हमें ही इतना बड़ा धोखा देकर हमारा सबसे कीमती हीरा लेकर जा रहे हैं। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? ले जाइए, कुछ दिन रख लीजिए, जब मन भर जाए तो वापस कर दीजिए। खोटे वाली रानी बाई बिल्कुल वैसे ही बोल रही थी जैसे खोटे वालियाँ बोलती हैं। अयान ने इसे गुस्से से देखा और कहा, वापस छोड़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं लेके जा रहा। रही बात तुम्हारी इस जबान की, तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हें इस तरह बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए तुम्हारी बातें मुझे बुरी नहीं लग रही। अयान की तुम्हें यह अजीब सी बात थी, वो बड़ी बड़ी बातें बड़ी ही आराम से कह देता था। मैं कोई नौजवान जज्बाती और जुनूनी लड़का नहीं, बल्कि एक मैच्योर आदमी लग रहा था, लेकिन उम्र शायद इसकी 25 साल की लगभग थी। रानी बाई भी मुस्कुराई, क्योंकि वो भी इस तरह के दिमाग की थी। इसने भी दुनिया देखी थी। कहने लगी, खोटे से बीवियां ले जाने वाले कभी इनको बीवी का सम्मान अधिकार नहीं देते। बेचारी तवायब जगह बदलती है, मकाम नहीं बदल सकता। अयान साहब, जब दिल भर जाए तो छोड़ जाइएगा, मैं तो आपसे इतना ही कह रही हूँ। रानी बाई ने मुस्कुराकर कहा। तो अयान ने कहा कि किसने कहा है कि मुझे इसको अपनी बीवी बनाना है, और अगर बीवी बनाना हुआ तो फिर यहाँ छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सानिया को तो इस वक्त अपनी पड़ी थी, इसे किसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस ये सोचकर डर गई थी कि यह आदमी मुझे बीवी तो नहीं बनाने वाला, फिर मेरे साथ क्या करेगा। वो लोग एक बड़ी सी गाड़ी में बैठे जिसे अयान खुद चला रहा था। सानिया समझ गई कि जरूर कोई बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि
क्योंकि जब इसे पकड़कर खोटे पर लाया गया था तो इसे बेचने वालों ने इसे भारी कीमत दी थी और साथ ही रानी बाई ने कहा था, आज इसका पहला दिन है, इसकी बोली लगाऊंगी और लाखों रुपयों से शुरू करूंगी। अयान अगर इसके कमरे में आया तो लाखों रुपया देकर ही जाएगा। इसका मतलब कि वो कोई गरीब आदमी तो था नहीं। अब गाड़ी चल रही थी और मैं अगली सीट पर बैठी थी। अभी अयान ने इसका हाथ पकड़ रखा था जो कि बराबर कांप रही थी। थोड़ी देर के बाद इसने इसका हाथ छोड़ दिया और बस इतना कहा कि घबराओ नहीं। थोड़ी देर के बाद ही सानिया ने देखा एक बहुत बड़ी चमकती हुई हवेली के सामने गाड़ी रुकी। वहाँ और भी गाड़ियाँ थी। इसके पास गार्ड खड़े थे। जंगली कुत्तों की भौंकने की भी आवाज आ रही थी, जो ऐसे अमीर लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए कुत्ते पाले होते हैं। रात का वक्त था, सर्दी बहुत ज्यादा थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, अयान ने फिर से सानिया का हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ साथ ले जाने लगा। जब इस बड़ी सी हॉल के अंदर दाखिल हुआ तो सामने एक औरत बैठी थी। जैसे ही इसने सानिया को देखा तो सवाल किया, ये कौन है? आप किसको उठा कर लाए हो? लगता है आपको पहले ही खबर मिल गई है, तभी तो आप मेरे स्वागत में खड़े हैं। माँ, आप तो इतने टाइम अपने कमरे में होती है ना, आपका अंदाजा भी बिल्कुल ठीक है। माँ, तुम मुझे नशे में तो नहीं लग रही। फिर इस लड़की को खोटे से उठाकर लाने की क्या वजह थी, और क्यों तुम्हें इस सवायफ को घर लाने की नौबत आ गई? क्या वही रुककर अपनी परेशानियों को नहीं सुलझा सकते थे? इस औरत ने भी बड़े ही महारानियों वाले अंदाज में ये बात की थी। अयान मुस्कुराया और कहने लगा, ये तवायफ नहीं माँ। माँ हैरान हुई और उन्होंने कहा कि खोटे से उठाकर लाई हुई औरत तवायफ कैसे नहीं हुई? कोठों पर तो तवायफ ही होती है ना, क्या वहाँ पर कलेक्टर लगी होती हैं? पर अयान ने कहा, खोटे पर सब तवायफ नहीं होती, कुछ मजबूर लड़कियां भी होती हैं जिनको जबरदस्ती इस काम में ढकेल दिया जाता है। मैं इसको बचा कर लाया हूँ, ये मेरे कमरे में रहेगी। इसका क्या करना है वो मैं बाद में सोचूंगा। आप हर बार की तरह मेरी समसाइयों में ना पड़े तो ही अच्छा है। लेकिन आर्या से कह दे इसके खाने पीने और कपड़ों का इंतजाम करे और डॉक्टर को भी बुला लें। इसके सर पर चोट लगी है। लगता है अयान साहब को दूसरों की बातें सुनने की आदत नहीं थी, वो बस अपने ही सुनते थे। उन्होंने अपनी सुनाई और सानिया का हाथ पकड़े इसे अपने साथ अपने कमरे में ले आई। ये कमरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। इसमें गोल बेड लगा हुआ था, रेशमी पर्दे, रेशमी बेडशीट, खूबसूरत पिल्लो कवर, बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आ रही थी। सामने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर पड़ा हुआ था। इसके कमरे की एक एक चीज सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत महंगी लग रही थी। अब कहीं अयान ने सानिया का हाथ छोड़ दिया और इसे सोफे पर बैठ जाने को कहा। आर्या शायद इस हवेली की नौकरानी थी। थोड़ी देर के बाद वो भी कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में पट्टी का सामान भी था, खाने पीने की ट्रे भी थी, अपने साथ लेकर आई थी। ट्रे के निचले हिस्से में ये कपड़े भी रखे हुए थे। अयान ने आर्या को कहा कि इसकी देखभाल करो, मैं अभी आता हूँ, और कमरे से बाहर चला गया। यूं तो अयान सानिया को बचाकर लाया था, लेकिन जब वो कमरे से गया तो सानिया थोड़ा सुख का सांस लिया। आर्या ने सानिया को देखा और कहा, क्या जादू कर दिया तूने हमारे छोटे साहब पर, जो तुझे उठाकर ले आई है? सानिया ने जवाब नहीं दिया और रोने लगी और अपनी कहानी आर्या को सुना दी, क्योंकि वो पहली औरत थी जो इसे ऐसी लग रही थी जिसके साथ मैं खुलकर बात कर सकती थी। आर्या ने कहा कि तेरी कहानी तो बड़ी ही दुख भरी है, लेकिन तू जिस जगह आई है ना, ये जगह अच्छी नहीं है। अगर तुम मुझसे पूछती ना तो तुम इस कोटे पर ही भली थी। सानिया ये सुनकर हैरान रह गई और कहने लगी, ये तुम क्या कर रही हो? उस खोटे पर कोई औरत भली कैसे रह सकती है? तुम्हें नहीं पता वहाँ पर क्या होता है? आर्या कहने लगी, मुझे तो पता है कि वहाँ पर क्या होता है, पर तुम्हें नहीं पता यहाँ पर क्या होता है। जब आर्या ने ऐसी बात की तो सानिया का दिल बैठ गया। कहने लगी, क्या मतलब? क्या मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी? क्या तुम मुझे पूरी बात बताओगी? सानिया को सबसे पता चल रहा था कि अब वो बहुत परेशान है और डर था इसको बदकिस्मती इस टाइम शुरू हो गई थी जब इसे अगवा किया गया था। इसे पता था अब इसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला था। पर जब इसने आर्या से कहा कि मुझे पूरी बात बताओ तो आर्या कहने लगी, माफ करना, हम तो इनके परिवार के नौकर हैं, हम तो इनकी ज्योतियों के भी गुलाम हैं, इनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। मैं तो बस तुम्हें देखा तो मुझसे बात निकल गई, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो अयान का हाथ पकड़कर तो यहाँ कभी नहीं आती। इस पूरे परिवार का सबसे बिगड़ा हुआ लड़का है। यहाँ तुम्हारी जैसी कितनी आई कितनी गई। अभी भी 2 लड़कियाँ इस हवेली में हैं
जाकर इनकी हालत देखो, हैरान रह जाओगी। गले की हड्डी बन गई है ना निगल सकते हैं और ना ही उगल सकते हैं। इस हवेली में ये कोने पर पड़ी रहती हैं। सानिया का दिल बैठ गया और हाथ पांव फिर से कांपने लगे। आर्या ने कहा कि थोड़ी सी हिम्मत करो, अब वो वापस इस खोटे में तो नहीं जा सकती हो। अभी इसने कहा कि तुम्हारा क्या करना है वो बात सोचिएगा, लेकिन ये जो तुम्हें अपने कमरे में रखने का फैसला किया है ना, ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही। ठीक है, लेकिन देखो अब क्या होता है, जो तुम्हारी किस्मत होगा, हम क्या कर सकते हैं। आर्या ने तो सानिया को अच्छा भला डरा दिया था, इतना डरा दिया कि वो बेचारी तो खोटे से भी ज्यादा यहाँ डर गई थी। लेकिन वही बात ही कुछ नहीं कर सकती थी। आर्या ने इसके जख्म पर पट्टी लगा दी। इससे कहा कि नहा धोकर कपड़े बदल लो और थोड़ा खाना भी खा लो। सानिया से तो मारे डर के खाना भी इसे नहीं खाया जा रहा था, लेकिन भूख एक बहुत बड़ी हकीकत होती है। आपका कोई अपना इस दुनिया से क्यों न चला जाए, भूख आपको फिर भी लगती है। और सानिया को तो याद ही नहीं था कि इसने आखिरी बार कब खाना खाया था। खोटे वालों ने भी इस पर हाथ उठाया था और इसे कमरे में बंद कर दिया। आर्या ने कहा, तुम्हें कमरे की किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, बस इसी सोफे पर साइड पर बैठी रहना और अल्लाह से दुआ करना तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो, क्योंकि अभी रात बाकी है। ऐसा लगता था आर्या का काम ही सानिया को डराना था। वो अपना काम भरपूर तरीके से करके अपना सामान वहां से उठाकर जा चुकी थी। सानिया सोफे पर बैठी थी और ऐसा लगा था घूम फिर कर इसकी जिंदगी फिर से वहीं पर आ गई है। इस पर जब वो इतना डरी सहमी बैठी थी, इसे लगा कि अयान कमरे में दाखिल हुआ है और वह अयान का ही कमरा था। थोड़ी देर के बाद कमरे के दरवाजे पर हलचल हुई। सानिया डर गई, लेकिन जब सामने का मंजर देखा तो हैरान रह गई। अयान नहीं बल्कि सीमा बेगम थी। सानिया उठी तो उन्होंने कहा कि बैठी रहो और पूछने लगी, तुम अयान को कैसे मिली हो? मेरे बेटे, तुम्हें पता है वो किसी को अपने कमरे में जाने की परमिशन नहीं देता। इसने तुम्हें अपने कमरे में रखा हुआ है। तुम अपने घर वालों का पता बताओ, मैं अभी तुम्हें वहां पर भेज देती हूँ। सानिया ये सोचकर परेशान हो गई कि इसके लिए ये तो बहुत अच्छा मौका था। वो जल्दी से इस औरत की बात मानती और अपने घर चली जाती, लेकिन इसका कोई घर था ही नहीं। वो तो एक आश्रम में रहती थी, जहाँ पर लावारिस औरतें रहा करती थी और अपने पैरों पर जाकर पढ़ाई किया करती थी ताकि कुछ बन सके। सानिया ने बताया, इसे अपने माँ बाप का नहीं पता कौन थे। वो एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी लड़की थी। कोई इसे कूड़ेदान में डालकर चला गया था। सीमा बेगम ने कहा, एक लावारिस लड़की जिसकी ना खून का पता और ना खानदान का मेरे बेटे के इतने करीब आ जाए, यह कोई अच्छी बात नहीं। हम तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देंगे, तुम यहाँ से जाने की तैयारी करो। तुम वहाँ पूरी हिफाजत में रहोगी, इसकी गारंटी हम देते हैं। सानिया को लगा कि इसे अभी भी चले जाना चाहिए, लेकिन जब पीछे देखा तो हैरान रह गई। अयान वहां पर खड़ा था। कहने लगा, माँ, आप कब से मेरे मामले में बोलने लगी हो? मैंने आपको कहा था ना कि आपको मेरे मामले में नहीं बोलना। फिर यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ से जा सकती हैं। वो माँ बेटा दोनों आपस में बहस करने लगे। सीमा बेगम ने यही बातें की कि इस लड़की को कहीं भेज दो। वैसे भी उस लड़की की उम्र बहुत कम है, तुम्हारे जोड़ की नहीं। पर वो एक नहीं माना और इसने कहा कि आपको पता है, इसे बचाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ा है। इस बात पर सीमा बेगम हंसने लगी। उन्होंने कहा, इसे समाज से तो बचा कर लाई हो, लेकिन खुद से तो बचा नहीं पाओगी, तो फिर क्या ही फायदा। इतना कहकर इस कमरे से चली गई और सानिया बेचारी फिर से डर गई। इसे बार बार इशारे मिल रहे थे और इशारे इसके खिलाफ जा रहे थे। अयान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने जाकर कमरे का दरवाजा बंद किया। अब सानिया अयान के कमरे में अकेली थी। इसने पूछा कि खाना खाया तुमने? तो सानिया ने कहा, जी थोड़ा खाना खा लिया था। वो कहने लगा, फिर सोफे पर क्यों बैठी हो, जाओ जाकर बिस्तर पर सो जाओ। इसने ये बात राजाओं महाराजाओं वाले अंदाज में कहा था। वो कहने लगी कि मैं बिस्तर पर कैसे सो सकती हूँ, ये तो आपका बिस्तर है। अयान ने कहा कि बिस्तर सोने के लिए होता है, इसमें तेरा मेरा कुछ नहीं होता। जाओ जाकर सो जाओ। क्या तुम थक नहीं गई हो? इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ, अब यहाँ बैठकर जागोगी क्या? सानिया ने धीरे से कहा, इतना कुछ हो गया मेरे साथ, लेकिन कहीं कुछ और ना हो जाए। पता नहीं वो इतनी धीरे आवाज में बोलती थी, लेकिन फिर भी अयान सुन लेता था। इसने कहा कि जो भी होना है आज नहीं होना, जाओ जाकर सो जाओ। सानिया तो शर्म से पानी पानी हो गई। अयान ने इसकी बात सुन ली थी। खैर वो बिस्तर की एक साइड पर जाकर लेट गई। अयान अपने कंप्यूटर पर बैठकर गेम खेलने लगा, लेकिन इसने आवाज बिल्कुल धीरे कर रखी थी ताकि सानिया की नींद में खलल ना पड़े। अगर जगह बदल जाती है तो नींद कहाँ आती है। सानिया की तो पूरी किस्मत ही बदल गई थी, लेकिन कई दिन रातों से थकी हारी थी, किस तरह सो गई। सुबह उठी तो दूसरे साइड से बिस्तर बिल्कुल सीधा पड़ा था। इसका मतलब कि अयान सारी रात सोया नहीं था, लेकिन वो कमरे में भी तो नहीं था। आर्या फिर से इस कमरे में दाखिल हुई। नाश्ता वगैरह लेकर सानिया से कहा कि नाश्ता कर लीजिए।
इस बड़े हवेली के नौकर होते हैं ना, ये अपनी आदत से मजबूर होते हैं। आर्या का भी ऐसा ही कोई हिसाब था। सानिया से पूछने लगी कि रात अच्छी तो कटी। सानिया ने कहा हाँ, लेकिन वो तो बात की खाल निकालने लगी। कुछ हुआ तो नहीं तुम्हारे साथ? कोई बात तो नहीं हुई? कहने लगी कि नहीं, कोई बात नहीं। अब तो आर्या भी ज्यादा हैरान थी। असल में ये सब कुछ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि इसने जाकर सीमा बेगम को यह खबर देनी थी। जब सीमा बेगम ने ये सारी बात सुनी तो वो और ज्यादा परेशान हो गई। इसका मतलब है शेर ने शिकार नहीं किया। इसका मतलब कि शेर को शिकार से मोहब्बत हो गई है और ये ज्यादा खतरे वाली बात है। सीमा बेगम तक ये खबर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि एक मर्द की अक्ल को खराब करने के लिए कोई समझदार या मेच्योर औरत जिम्मेदार नहीं होती। वह हमेशा किसी बेवकूफ और मासूम औरत के पीछे ही पागल हो जाता है। ये लड़की भी बिल्कुल ऐसी ही है जिसे जल्द से जल्द इस हवेली से निकालना होगा, नहीं तो हम सबके लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस लड़की की नस्ल का कुछ भी अता पता नहीं। ऐसी लड़की को तो पहले से ही इस घर में तानियात है। आर्या तुम एक काम करो, आयशा को अयान के कमरे में भेज दो। जब आयशा की हालत देखेगी तो खुद ही यहाँ भाग जाएगी। लेकिन इससे पहले कि आयशा को भी समझा देना, अगर इसने हमारा ये काम किया तो इसे आज़ाद कर देंगे। आर्या ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं अभी सोनिया को समझाकर छोटे साहिब के कमरे में भेज देती हूँ।